इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, जो कि संघ विचारक और राज्यसभा सांसद भी है। राकेश सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद। सर, जो ये राम मंदिर निर्माण था, भूमि पूजन हो गया है, अब किस तरीके का माहौल है देश के अंदर? देखिए, वास्तव में राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि यह सिर्फ मंदिर का ही मुद्दा नहीं है, इससे व्यापक मुद्दा है। इस मंदिर के मुद्दे को दो तरह से आगे बढ़ाया गया। एक तो मंदिर का निर्माण हिंदू समाज के लिए उसकी अस्मिता का सवाल था, जो राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, देश में जो पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक छद्म स्वरूप प्रस्तुत किया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों का संतुष्टिकरण करना और उस अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के द्वारा देश में विभाजन की रेखा खींचना। तो इस जन्मभूमि आंदोलन के द्वारा, उससे उपजी हुई विचारों के द्वारा हमने दो बातें को स्थापित करने की कोशिश की है। इस देश में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विभाजन नहीं होना चाहिए, नहीं, और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। एक दूसरा कि इस देश की जो राष्ट्रवाद है, वह राष्ट्रवाद सांस्कृतिक है, वह राजनीतिक राष्ट्रवाद नहीं है। इस देश की एकता का कारण सिर्फ हमारी आजादी का आंदोलन नहीं है, एकता का कारण हजारों साल की वो संस्कृति है जो हम सबको एक रखे हुए है। इसलिए मैं मानता हूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन ने इस देश को मैं कौन हूं, हम कौन हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने का अवसर दिया है, जिस अवसर के आधार पर हम भारत के एक सांस्कृतिक चित्र दुनिया के सामने और अपने मन के भीतर बना रहे हैं। जब राम जन्मभूमि पूजन हो रहा था, एक लंबे अरसे के बाद जो कार सेवक थे, खुशी का माहौल था। देश ही नहीं, विदेशों में भी जो है लोग काफी खुशियां मना रहे थे। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, सामने आई। देखिए, यह लड़ाई लगभग 500 साल से चल रही थी और संघ का इतिहास तो सिर्फ 100 साल का है और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास 60-70 साल का है, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी यदि हम जोड़ दें तो इस लड़ाई को हिंदू समाज ने जिस रूप में लड़ा, वह यह था कि आक्रांता के द्वारा जो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को मिटाने की कोशिश हुई, उसे हम पुनर्स्थापित करें। सोमनाथ में भी 1950 के दशक में यही हुआ, जब नेहरू जी ने विरोध किया, लेकिन सरदार पटेल, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी सहित भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण के प्रस्ताव का समर्थन किया और सक्रिय भूमिका निभाई। उनका यह तर्क था कि जिस आक्रांता ने भारत की अस्मिता को मिटाने की कोशिश की, सभी प्रकार के आक्रांताओं, सेनाओं और आक्रमणकारियों के बावजूद भारत के लोगों ने अपने हृदय में शिव की प्रतिमा नहीं मिटने दी। ठीक उसी प्रकार से बाबर के द्वारा अयोध्या में मंदिर तोड़े जाने के बाद और लगातार मुगल रूट, उसके बाद औपनिवेशिक शासन, उसका नेहरूवादी शासन में जिस प्रकार से एक धर्म विशेष की तुष्टिकरण की गई, उसके बावजूद हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान राम को और अयोध्या को अपने हृदय से बाहर नहीं निकलने दिया। इससे स्वाभाविक है, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो ये किसी के विरुद्ध नहीं था, ये अपने पक्ष में था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी और यह फैसला से पहले उन्होंने कहा था कि यह न किसी की जीत होगी, न किसी की हार होगी। देश ने एक परिपक्वता दिखाई कि फैसला आने के बाद सामुदायिक एकता का जो प्रदर्शन किया, निःशब्द होकर खुशी मनाना, किसी ने इस पर दुख प्रकट नहीं किया। तो मैं मानता हूं कि राम जन्मभूमि भारत की राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने विरासत से जोड़ता है और भविष्य की राह दिखाता है। अब राम मंदिर जो निर्माण है, किस तरह से उसे आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है, किस तरह से लोगों से मदद मांगी जा रही है और कई पॉलिटिकल पार्टियों ने जो है पैसा भी मतलब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया है, तो क्या अब आगे का सिनेरियो रहेगा सर? देखिए, राम जन्मभूमि में मंदिर के निर्माण के लिए भारत सरकार ने एक ट्रस्ट का निर्माण किया और उस ट्रस्ट ने ही भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया और ट्रस्ट की ही जिम्मेदारी है मंदिर का निर्माण करना।
तो एक तरह से भारत के राज्य ने उस आध्यात्मिक कार्य को, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सहमति दी, उसे ऑन किया। जैसे सोमनाथ में भी एक ट्रस्ट भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था और जिसके कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी चेयरमैन थे, तो उसी तरह से एक ट्रस्ट यहाँ भी है। तो ट्रस्ट के पास अलग अलग स्रोतों से, जिसमें डोनेशंस अधिक हैं। आपने देखा भूमि पूजन के समय में ट्रस्ट ने कहा कि हमें इतनी चांदी आ रही है, क्या सोना आ रहा है, कि हम इसको कहाँ रखें, बैंकों में जगह नहीं है। तो भारत की जनता हमेशा ही दान पुण्य में विश्वास करती है और भगवान राम के प्रति भारत की जनता की श्रद्धा सिर्फ इसलिए नहीं कि एक भगवान के रूप में है, उनके नायकत्व के प्रति लोगों की आस्था है। उन्होंने एक आदर्श चरित्र जो प्रस्तुत किया, उसे उन्हें भारत की सीमा से बाहर इंडोनेशिया और मलेशिया जो मुस्लिम बहुल देश हैं, वहां भी रामायण की कथाएं और रामलीलाएं अपनी अपनी तरह से की जा रही हैं। तो भगवान राम भूगोल और काल की सीमाओं से परे होने के कारण पूरी दुनिया में एक आदर्श चरित्र के रूप में हैं। इसी वैशिष्ट्य के कारण और इस श्रद्धा और समर्पण के कारण मुझे लगता है कि मंदिर के निर्माण में हर कोई अब यथा जितना भी संभव है उसमें हाथ बटाना चाहेगा। जैसे कार सेवकों ने एक बार अपना हाथ बटाया, अब मुझे लगता है ये दूसरा फेज कार सेवा का है, जब हम अपने धन से, मन और तन से इस मंदिर के निर्माण को सफल करें। और ट्रस्ट इसके लिए योग्य है, ट्रस्ट ही यह सब कुछ कर रही है। तभी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जी, देखिए उसके पीछे मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि मलेशिया में एक भगवान राम का मंदिर 1989 में बनाया गया, बहुत बड़ा मंदिर है। और इंडोनेशिया में लगातार राम के प्रति जो मंचन होता है उसमें मुस्लिम पात्र भाग लेते हैं। तो यह एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है भारत के उन लोगों को जो भगवान राम को पूजा पद्धति से जोड़कर और अपने आप को उनसे अलग रखते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा आदर्श चरित्र कहीं नहीं मिलने के कारण ही आज हर जगह भगवान राम को एक श्रद्धा से देखा जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत में जो लोग भी इस मंदिर का विरोध कर रहे थे, वह भी अपने आप को भगवान राम से अलग नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है और भावनात्मक रूप से जुड़ने का समय है और मंदिर से भी अपने आप को जोड़ने का समय आ गया। यह कहना कन कन में राम है, लेकिन अयोध्या में जब राम की बात आ जाए तो पीछे भाग जाए, यह ठीक नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा अलग हटके बात करते हैं, क्योंकि आपने आरएसएस को काफी करीब से देखा है, उसके कार्य को देखा है। कोरोना काल में आरएसएस की भूमिका किस तरह की रही है सर? देखिए, कोरोना काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो अद्वितीय और अद्भुत काम किया है, गैर प्रचारित काम है। मोहन भागवत जी ने सरसंघ चालक के रूप में जब एक बौद्धिक दिया और जिसको स्वयंसेवकों ने इंटरनेट के माध्यम से सुना, तो उन्होंने दो ही बात कही थी, अभी समय है अपने को बचाते हुए समाज को बचाना, और उस बचाने के क्रम में तन मन धन से काम करना। सरकार के सभी प्रकार के निर्देशों का पालन करते हुए संघ के हजारों स्वयंसेवकों ने एक छोटे स्थान से लेकर महानगरों तक 3 प्रकार से काम किया। एक पहली वह सूची तैयार की गई जो गरीब मजदूर किसान थे या शहर में जो अर्बन पुअर जिनको कहा जाता था, जिनका काम नहीं होने के कारण तत्काल संकट आ गया, उन तक भोजन पहुंचाना, राशन पहुंचाना, और बहुत ही श्रद्धा के साथ और समर्पण के साथ पहुंचाना। किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है, बल्कि उनको महसूस हुआ कि वे परिवार का अंग है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण काम किया, समाज में एक ऐसा बड़ा वर्ग था जो मांगने की स्थिति में नहीं था, लेकिन वह आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे लोगों की सूची बनाकर उनको मदद की गई। तीसरा, जो कि किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था, जब कोरोना का चेकअप करना था और डॉक्टरों की संख्या कहीं कहीं कम पड़ गई थी और टेस्ट कम हो रहा था, तो आपको ध्यान होगा मुंबई सहित अनेक शहरों में संघ ने डॉक्टरों को मोबिलाइज किया। स्वयंसेवक और संघ और डॉक्टर्स ने मिलकर कोरोना का टेस्ट किया, और इसके कारण से संघ के घोर विरोधी पत्रकारों ने भी, जैसे बरखा दत्त संघ के कभी समर्थक नहीं रही, राजदीप सरदेसाई संघ के समर्थक नहीं रहे, लेकिन उन दोनों ने भी अपने रिपोर्ट्स में
एक तरह से संघ के इस काम की सराहना की। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज को एक रूप में देखा और अपनी ताकत का उपयोग उस संकट से समाज को उबारने के लिए किया। हमेशा राज्य को दोष देना, राज्य से अपेक्षा करना, यह किसी जीवंत समाज की पहचान नहीं होती है। आरएसएस ने उसी जीवंतता का प्रतीक बनकर सरकार और राज्य की जो अपनी सामर्थ्य थी कर रही थी, उसके साथ साथ समाज की ही ताकत को समाज के लिए समर्पित किया। मुझे लगता है इस संघ का यह काम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और खास करके समाज सेवी संगठनों के लिए, समाज सेवकों के लिए एक मापदंड तैयार करता है किस प्रकार से जब अपना भी जीवन संकट में हो तब हम समाज के लिए करते हैं। एक बात मैं अंत में जोर दूं, कई स्वयंसेवकों की आहुति हुई इस कार्य में, वे संक्रमित हुए और उनका निधन भी हुआ। तो कोरोना योद्धा के रूप में संघ, दूसरा एक जब भी मेडिसिन का टेस्ट हो रहा है इसके लिए उसमें भी कई स्वयंसेवकों ने अपने आप को आगे बढ़ाकर टेस्ट के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है जो संघ की शाखाओं में, संघ की विचारधारा से जो एक निस्वार्थ भाव और समाज का समर्पण का भाव पैदा किया जाता है, ऐसे ही संकट के काल में उसकी परीक्षा होती है जो संघ ने दिया, लेकिन संघ ने अपने आप को प्रचारित नहीं किया। एक मेरा आखिरी सवाल सिन्हा साहब, क्योंकि आपका भी व्यस्त बहुत शेड्यूल है और आपने अपना कीमती समय भी निकाला। अभी भी क्योंकि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, दूर दराज के इलाकों में अभी भी खाने की समस्याएं हैं, लोगों के पास नहीं है खाना पीना। अब ऐसे में आगे संघ की भूमिका क्या रहने वाली? देखिए, संघ एक सामाजिक संगठन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखकर, जब लोग कहते थे कि जुलाई अगस्त तक कोरोना का संकट समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको ध्यान में रखते हुए नवंबर के महीने तक मुफ्त खाद्यान्न जो बीपीएल से नीचे के लोग हैं उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की। तो भारतीय राज्य यह कोशिश कर रही है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकताओं से नहीं जूझे। लेकिन सामाजिक संगठन के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने काम को नहीं छोड़ा। जिन जगहों पर संघ है वहां पर संघ की बैठकें हो रही हैं, ऑनलाइन बैठकें हो रही हैं। संघ के जो अधिकारी हैं या जो स्वयंसेवक हैं, दोनों मिलकर यह योजना बना रहे हैं कहां पर क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाए। इसको मैं कहता हूं एक नैरेटिव से संघ काम नहीं कर रहा है। कहीं चिकित्सा की आवश्यकता है, कहीं खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, कहीं किसी की रोजगार चली गई तो उसके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है इस देश की जो विविधता है वह सांस्कृतिक ही नहीं, आर्थिक विविधता भी है। तो संघ उस आर्थिक विविधता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर उन आवश्यकता के अनुसार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब, आपने पंजाब के नवोदय टाइम को अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद पवन जी, नमस्कार। तरुण नाम है। धन्यवाद पवन जी, नमस्कार जी।